हेलो जी, सारे कैसे हो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन सभी के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ अभिमन्यु सोलंकी एंड करेंटली आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम KNIT सुल्तानपुर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा यार, ये वीडियो होने वाली है KNIT सुल्तानपुर के ऊपर, जिसमें आपको फीस स्ट्रक्चर, एकेडमिक्स, मेस, हॉस्टल, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो सभी इसमें क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि यार जो बच्चे मेरे से इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं, हाँ तो इंस्टाग्राम से याद आया, मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल है, पेज है, जो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो यहाँ या यहाँ आ रहा होगा, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार वहाँ पे मेरे से बच्चे कनेक्टेड हैं। तो जिन बच्चों ने फ्रीज कर दी है सीट या जिनको अलॉट हुआ है KNIT सुल्तानपुर, तो उन सभी के बहुत सारे डाउट्स थे, फीस से रिलेटेड, फिजिकल रिपोर्टिंग से, डॉक्यूमेंट से, मैथ्स, हॉस्टल। तो वो सारे डाउट्स मैं यहाँ क्लियर करने आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि सभी को एक एक करके मैं DM में जवाब देता रहूँ, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी जाए और सारे डाउट्स एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो इस टाइप की वीडियो मैं यार पहली बार बना रहा हूँ और कुछ भी गलती हो सकती है मेरे से, तो उसके लिए माफ़ी मांगूंगा पहले से। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस पर आप सभी के डाउट्स क्लियर करूं। जो मैं एज अ जब फर्स्ट ईयर में गया था तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगी थी डॉक्यूमेंट्स की और कैसे मैंने चीज़ों को मैनेज किया था, तो वो सभी चीज़ों को आपको करने में दिक्कत ना आए और काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। तो बहुत बच्चों का डाउट्स था कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के समय फीस को सबमिट पूरा करना पड़ता है या क्या सिनेरियो रहता है। तो हाँ, पहला डाउट मैं आपको बता दूं कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं कॉलेज में, तो आपको ना पूरी फीस सबमिट करना पड़ती है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो उस समय ही आपको पूरी फीस जमा करना पड़ेगी, ये आप ध्यान से सुन लीजिए, ये कंपलसरी है। क्योंकि ये चीज़ अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हैं ना, तो एडमिशन आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। और अब बात आती है कि भैया चलिए फीस तो जमा करनी पड़ेगी, लेकिन कैश, ऑनलाइन, DD किस मोड में होगी। तो मैं आपको बता दूं कि शायद अभी AKTU का ना एक और राउंड बचा हुआ है काउंसलिंग का, तो काफ़ी बच्चों को अभी अलॉट नहीं हुआ है और काफ़ी को हो चुका है। तो जब ये पूरे राउंड ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद ना आपको एक नोटिस आएगा। जब वो अलॉटमेंट हो जाता है ना, तो पर्टिकुलर एक नोटिस आएगा, साइट पे मिलेगा KNIT सुल्तानपुर की, जो कि है knit.ac.in। तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर नोटिस आएगा जिसमें फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और जो भी क्राइटेरिया होगा ना, कैश या ऑनलाइन मोड, जो भी जैसा भी वो कराएंगे वो आपको मेंशन करेंगे वहाँ। और नहीं होगा तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि मेरे समय में क्या हुआ था। जब हम लोग गए थे तो हम लोग के लिए एक नोटिस आया था और उसमें लिखा हुआ था कि मतलब कि या तो डिमांड ड्राफ्ट DD जो कि आप पहले से बनवा के आएंगे अपने घर से ही, और या फिर कैश वहाँ पे लेके सबमिट हुआ था काफ़ी बच्चों का उसमें भी, लेकिन काफ़ी दिक्कत हुई थी थोड़ी बहुत। और हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन हो जाए, काफ़ी हद तक कह नहीं सकते, ठीक है। तो आप मतलब DD का तो मान के चलिए कि हाँ वो एक्सेप्टेबल होगा पक्का। कैश का मैं कह नहीं सकता कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि जब मैं गया था तो उस समय काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत आ गए थे पहले दिन, तो थोड़ी दिक्कत हुई थी, ठीक है। तो मैंने काफ़ी बच्चों से बोला था कि ऑनलाइन मोड में, तो वो मैंने अपना सिनेरियो दे के बोला था, क्योंकि सेकेंड ईयर में यार मैंने अपनी फ़ीस ऑनलाइन मोड से की थी, इसलिए तो उन बच्चों को भी मैं क्लियर कर दूं कि हाँ वो चीज़ शायद आपकी अलाउड ना हो ऑनलाइन, GPay वगैरह। तो डिमांड ड्राफ्ट आप मान के चलिए कि वो तो एक्सेप्टेबल हो गई, वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट आप ले जा सकते हैं। और दूसरा डाउट ये है कि भैया कितनी फ़ीस सबमिट होगी। तो यार एक नोटिस है मेरे पे, ठीक है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है, तो वो मैंने निकाला कल रात में, तो उसी से मैं देख कर आपको बता रहा हूँ और उसकी लिंक मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा मैं यहाँ कहीं। तो मैं अभी देख के बताता हूँ आपको, देखो उस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ उस नोटिस को पढ़ना, जो कि स्पेशली 2022 और 2023 बैच के लिए ही ये नोटिस निकाला गया था। और ये 7 मैं बता रहा हूँ ये डेट 13/7, जी हाँ, 13 और 7 मंथ में ये नोटिस निकाल दिया गया था हमारे कॉलेज द्वारा। तो ये आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे ना, नोटिस सेक्शन में शायद आपको पहले पेज पे नहीं मिलेगा, लेकिन आप नोटिस में व्यू ऑल और सेकंड पेज पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर डेट पर ये नोटिस मेंशन किया गया है प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मैं लिंक दे दूंगा URL आपको, तो वहाँ से आप एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है।
तो अभी हम बता रहे हैं यार ये फीस। हाँ, तो देखो नोटिस में लिखा हुआ है SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट हुज पेरेंट एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स इज मोर देन 2.5 लाख, जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो उन सभी को इस टेबल के अंदर जो भी फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है पर्टिकुलर, उस हिसाब से उनको फीस सबमिट करनी होगी। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि इसमें दिया है जनरल, OBC, माइनॉरिटी, ठीक है, और इन सभी कैटेगरी को अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो कि बीटेक के CS सिविल, CS इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और मैकेनिकल, और पोस्ट ग्रेजुएशन MCA और MTech वालों के लिए भी रेगुलर जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये टेबल इन्होंने पर्टिकुलर मेंशन की हुई है इस नोटिस में। और इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन फीस 40,000 है, इंस्टीट्यूशन फीस दी है, इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी, एनरोलमेंट, ये सारी चीज़ें मिलाकर 74,350 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 74,350 रुपीज़ आपको देना पड़ेगी अगर आप एक्सेप्ट IT ब्रांच के नहीं है, और IT ब्रांच के हैं तो आपको 89,350 रुपीज़ सबमिट करना होगी। ठीक है, तो ये हो गया उन बच्चों का जिनकी एनुअल इनकम 2.5 से क्या बोलते ज़्यादा है, तो ये जनरल कैटेगरी वालों का हो गया। अब आते हैं जिनको फी वेवर सीट अलॉट हुई है, जो FW सीट जिनको अलॉट हुई है, उन बच्चों के लिए भी दिया हुआ है। ये सारी ब्रांचेस का इंक्लूड है, मैं फिर से नाम नहीं पढ़ूंगा सारे ब्रांच का। इसमें आपको दिया है 34,350, 34,350 रुपये उन लोगों को भरने पड़ेगी जो फी वेवर वाले, तो आप ये अमाउंट मान के चलिए आपको इतना भरना पड़ेगा। फिर आप आते हैं दूसरी कैटेगरी जो कि SC/ST कैटेगरी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ हुज पेरेंट इनकम एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स इज लेस देन 2.5 lakh shall deposit the fees under the student will be required to fill scholarship form and reimbursement from however due must be clear before registration in next year। तो SC/ST वालों का ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डाउट है, और ये आप बहुत ध्यान से सुनना। देखो जो बच्चे SC/ST कैटेगरी में आते हैं उन लोगों का सीन ये होता है कि वो भी फर्स्ट ईयर में आएंगे, तो जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, और शायद वही बच्चे होते हैं जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम हो और उन पे एक पर्टिकुलर इनकम सर्टिफिकेट होता है। तो अगर उन बच्चों की फीस, उन बच्चों के पेरेंट्स की फ़ीस 2.5 लाख से कम है और वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो वो फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद जो भी स्कॉलरशिप आती है उससे वो स्कॉलरशिप आपकी शायद अगले साल आएगी, जो कि मार्च या अप्रैल तक आ जाएगी, अगर अभी स्कॉलरशिप की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो जब भी आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद जब स्कॉलरशिप आपकी आएगी, वो स्कॉलरशिप आपको सबमिट करना पड़ती है एज एन फीस। तो आपको अभी फीस सबमिट नहीं करना होती है, आपको फीस सबमिट करना होगी बाद में, जो बच्चे SC/ST कैटेगरी के हैं और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो उन लोगों को ये जो फीस है टोटल वो अभी सबमिट नहीं करना होती है, वो बाद में करना होती है। उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, अभी अगर वो जाएंगे इस टेबल में देखेंगे नोटिस में उन्होंने दिया हुआ है 16,000, तो 16,000 इनकी फीस अभी फिजिकल रिपोर्टिंग के समय सबमिट होगी। लेकिन यहाँ पर एक और कैच है, मैं आपको बता दूँ कि नोट करके इन्होंने अलग से दिया हुआ है कि फीस शुड बी डिपॉजिटेड आफ्टर डिडक्टिंग काउंसलिंग फीस। तो जो 74 जो ऊपर मैंने आपको बताई है 74,350, उसमें उन बच्चों के लिए भी है जो जनरल वाले हैं और SC/ST कैटेगरी उन सभी के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि 20,000 जो बच्चे जब फीस क्या बोलते हैं सीट अलॉट करते हैं ना, तो 20,000 जनरल कैटेगरी वाले और 12,000 SC/ST कैटेगरी वाले ये स्टूडेंट देते हैं एज एन फ्रीज के लिए, शायद है ना, अलॉट करते हैं जब, तो ये फीस डिडक्ट हो जाएगी और जो टेबल में दी हुई है इसको माइनस करके आपको फीस सबमिट करना होगी। तो जैसे कि जो बच्चे ऊपर 74 वाले हैं इनको 20,000 माइनस करके 50,000 कुछ सबमिट करना पड़ती है, ठीक है, और जो बच्चे SC/ST कैटेगरी के हैं तो उन बच्चों को 16,000 में से 12,000 माइनस, मतलब 4,000 रुपीज़ उनके जमा होंगे ऑन फिजिकल रिपोर्टिंग। समझ रहे हो आप, जो SC/ST कैटेगरी के बच्चे हैं उन बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग में 4,000 रुपीज़ जमा करना होगा, क्योंकि आपने 12,000 रुपीज़ जब आपने सीट बुक की थी, फ्रीज की थी, जब आप दे चुके हैं तो वो डिडक्ट करके 4,000 रुपीज़ देकर आपको रिसिप्ट मिलेगी। ठीक, क्लियर। और जो जनरल वाले हैं उन लोगों के लिए 20,000 डिडक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी के ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कितनी फ़ीस सबमिट करनी है, ठीक है। और अगर कोई डाउट फिर भी बचा हो यार तो कमेंट सेक्शन है ही आप लोगों के लिए, तो उसमें आप पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप के मतलब मैक्सिमम हद तक तो हो जानी चाहिए यार ये डाउट, क्योंकि साफ साफ इन्होंने नोटिस दिया, और ज़्यादा है तो मैं नोटिस की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ पर देख लेना, आराम से उसको पढ़ लेना, वेबसाइट पर पढ़ा हुआ है ऑफिशियल
वेबसाइट पर, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये डाउट हो गया फीस से रिगार्डिंग कि कितनी फ़ीस सबमिट करना है, और मेथड मैं बता ही चुका हूँ, वरना एक नोटिस आएगा कॉलेज की तरफ से, पर्टिकुलर वेबसाइट पे पड़ेगा वो नोटिस, तो वो वहाँ से आपको मिल जाएगा देखने को कि कैसा मेथड होने वाला है। तो ठीक है, अब जब बच्चे आएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, तो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। फिर भी ये नोटिस में आपको ये भी मेंशन होगा कि क्या क्या लेकर आना है, लेकिन जो हम लोग के समय में लगा था फर्स्ट ईयर में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं बताना चाहूँगा कि आपको एंटी रैगिंग का एक बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, जो कि तहसील से बनता है स्टैम्प पेपर पर, और आप जाएंगे तो नोटरी वगैरह होती है उसमें, और एंटी रैगिंग का शायद वो भरेगा, और हो सकता है कि इस बार ऑनलाइन करा दें, तो कह नहीं सकते, लेकिन हम लोग के समय में वो एंटी रैगिंग हम लोगों ने वहाँ से बनवाया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, एक आप लोगों का ना मेडिकल लगता है, जो कि एक फॉर्मेट दिया होता है उन्होंने, कॉलेज वाले एक नोटिस निकालते हैं तो उसमें एक नीचे एक फॉर्मेट देते हैं पर्टिकुलर, वो चीज़ आपको प्रिंट करना होती है, और उस प्रिंट पर हर चीज़ लिखी होती है पूरा, जो भी उसमें रिक्वायर्ड होती हैं डिटेल्स मेडिकल से रिलेटेड, तो वो आपको जाके जो आपके यहाँ सरकारी अस्पताल होते हैं ना, वहाँ जाकर सारी जांच कराकर उस जो फॉर्मेट दिया होता है ना, उसी पर डॉक्टर से सब चीज़ें क्लियर करवाना पड़ता है। वो लिखते हैं, वो एक फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो फिर इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, आप लोग बताएंगे ना, उस हिसाब से मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो पता नहीं कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है, तो मैं बना रहा हूँ बस आप सभी के डाउट के लिए। फिर दूसरी चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, जो बच्चों की जैसे कि कैटेगरी है EWS हैं, तो उनका EWS का सर्टिफिकेट, जो बच्चे SC/ST कैटेगरी के हैं उनका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट भी मैं आपको बता दूं, 3 ईयर्स तक ही वैलिड रहता है। जैसे कि अगर आपने 2020 में बनवाया तो 20, 21, 22, 21, 22, 23, सॉरी 21, 22, 23 तक 3 साल तक वैलिड रहेगा, और फिर शायद उसको आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो जिन लोगों का या पुराना हो वो अपडेट करा लेना और तभी लगाना, ठीक है। जिनका नहीं हो वो देख लेना, डेट पड़ी होती है उसमें, 3 साल तक ही वैलिड रहता है। इनकम सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपको आप अगर ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, तो वो लोग एक पर्टिकुलर गैप सर्टिफिकेट बनता है उन लोगों के लिए, तो वो भी तहसील से आपको बनवाना पड़ता है कि मैंने गैप क्यों लिया था, उसमें पूरा रीज़न लिख के वो टाइप होता है स्टैम्प पेपर पर, वो आपको लगेगा। और सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, कोई भी ये नहीं कि फ़ोटो कॉपी उठा ले। जो भी डॉक्यूमेंट लेके आओ आप, तो वो ओरिजिनल लेके आना। तो अब हम बात करने वाले हैं यार क्या कहते हैं, डोमिसाइल की। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि आपका जहाँ के निवासी हैं वो भी आपका लगेगा, ठीक है, वो भी अपडेट होने चाहिए। डोमिसाइल हो गया, और शायद एक कंसेंट फॉर्म भी रहता है जो कॉलेज वाले ही प्रोवाइड करते हैं, वो नोटिस के साथ, उसमें पेरेंट्स का कंसेंट रहता है, तो वो आपको पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा कर ले जाना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। वो हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो ही चुका है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, आपको जो इनकम सर्टिफिकेट और जो जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं ना, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब का वेरिफिकेशन भी लगता है, ठीक है। और वेरिफिकेशन E-डिस्ट्रिक्ट करके एक साइट है गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की, उस पर आप जाइए और वहाँ से वेरिफिकेशन आपको निकालना पड़ेगा। यूट्यूब पर सर्च कर लेना, काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी वेरिफिकेशन के लिए कैसे बनाना है, तो वहाँ से आप वो मिल जाएगा, तो वो भी आपका लगेगा। फिर उसके बाद अगर आप कॉलेज से आ रहे हैं, ट्वेल्थ के बाद ही आ रहे हैं, तो ट्वेल्थ के जो भी स्कूल है आपका करंट, वहाँ से TC, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है, TC आपको निकलवाना पड़ेगी, और ओरिजिनल TC ही जमा होगी, हाँ। क्योंकि बहुत बच्चे यार क्या होता है कि फ़ोटोकॉपी ले आते हैं, उनकी एक्सेप्ट नहीं होती है, तो आपको वहाँ ओरिजिनल TC ही ले जाना पड़ेगी। और वो शायद जमा होती है या नहीं इतना मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना तो पड़ेंगे ही, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो ओरिजिनल TC आप लेके जाइए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 5-5 फ़ोटोकॉपी करा के रख लीजिए, एटलीस्ट 5 फ़ोटोकॉपी करा के रखिए, वरना आप परेशान होंगे फिर वहाँ पर कि फ़ोटोकॉपी नहीं, वैसे हो जाएगी, लेकिन वही आपको फिर इधर उधर भागना पड़ेगा एंड टाइम पर, तो आप घर से ही करा कर लेकर आएँ फिजिकल रिपोर्टिंग के समय। उसके बाद इंटर, हाई स्कूल, ये तो बेसिक चीज़ है, और आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आप लेके आइए, उसकी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल, ठीक है। और फिर खुद की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि 5 फ़ोटो काफ़ी हैं, वैसे इतनी लगेंगी, लेकिन हाँ, वर्स्ट केस के लिए 5 फ़ोटो लेके आइए अपने साथ। और बैंक की पासबुक, जो भी आपका करंट अकाउंट होगा, जो भी खुद का हो या जो भी जैसा भी आप अकाउंट जो भी स्कॉलरशिप में लगाया होगा स्कूल के टाइम पे, तो उसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए, और ओरिजिनल भी, ठीक है।
और बचा क्या, ये हो गया गैप सर्टिफिकेट आपका मैंने बता ही दिया। तो ठीक है, ये सारे डाउट्स जो भी हैं वो शायद हो गए होंगे क्लियर। और ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट, मेडिकल आपका कंसेंट हो गया जो कि नोटिस में मिलेगा, डोमिसाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, टीसी हो गया, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, और खुद की पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गई, और बैंक पासबुक हो गया, और गैप सर्टिफिकेट, है ना। तो ये सारी चीज़ें। और एक्स्ट्रा चीज़ मुझे लग रहा है कि शायद आपको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी इस बार मांग सकते हैं, तो हो सकता है वो भी आपको मांग लें, तो वो भी लेके जाइएगा, ठीक है, वैक्सीन दोनों डोज का। और ये हो गया। तो हाँ, एक चीज़ और डाउट और बता दूं मैं। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि इंटरनल स्लाइडिंग का क्या सीन रहता है, या अंदर ब्रांच चेंज हो जाती है कि नहीं। तो यार मैं बता दूं, कॉलेज के अंदर अगर आप एक बार आ गए, जो ब्रांच आपको मिल गई, फिर चेंज सिर्फ एक ही तरीका है, वो भी शायद फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना। फिजिकल रिपोर्टिंग में जब आप आएंगे तो क्या होता है कि जो बच्चों ने, जैसे कि जो लास्ट राउंड होगा ना, उसमें उनको ऑटो ऑटो फ्रीज जिसको बोलते हैं, ऑटो फ्रीज सीट अलॉट होती है, तो वो बच्चे शायद इंटरनल स्लाइडिंग में ले सकते हैं पार्ट। इंटरनल स्लाइडिंग में पार्ट मतलब लेना होता है, वो एक मैसेज आता है पर्टिकुलर AKTU की तरफ से कि आप इसमें पार्ट लेना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप उसमें यस कर देते हैं तो हो सकता है आपकी ब्रांच चेंज हो जाए, मतलब ऊपर जा सकती है आपकी ब्रांच, जैसे जो भी आपने सीक्वेंस रखा होगा फिलिंग, चॉइस फिलिंग में, तो उस हिसाब से वो चेंज होगी इंटरनल स्लाइडिंग में। और शायद जहाँ तक मुझे पता है कि जो बच्चों को फ्रीज कर देते हैं फर्स्ट राउंड में, जैसे किसी ने फ्रीज कर दिया खुद से, या सेकंड राउंड में जिसको मिल गया उसने अपने आप से फ्रीज किया, तो शायद वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ये मुझे डाउट है। लेकिन हो सकता है वो भी कर सकते, देख लेना, आप पे मैसेज आएगा तो उसमें आके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज में आ गए और फिर आप CGPA के बेस पर चेंज कर लें, तो यहाँ KNIT सुल्तानपुर में तो नहीं होता है कि आपकी ब्रांच चेंज हो जाए CGPA के बेस पर। ठीक है, तो ऐसा जो भी मिथ है वो आप दूर कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप अंदर आए हैं, लोअर ब्रांच या कोई भी ब्रांच मिली है और आप चाह रहे हैं कि मैं 10 CGPA 9 CGPA लाकर कॉलेज टॉप मारकर ब्रांच अपग्रेड कर लूँगा, तो अपग्रेडेशन का कोई भी यहाँ पर चांस नहीं रहता है। ठीक है, और बस यही तरीका है, इंटरनल स्लाइडिंग से ही बदल सकते हैं आप, बाकी तो कोई तरीका नहीं है। जो मिल गई तो वही आपको करना पड़ेगा। और हाँ, अब आते हैं हम हॉस्टल और मेस। तो हॉस्टल और मेस का सीन ऐसा है कि हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूडेड है। नोटिस में अगर आप देखोगे तो हॉस्टल फीस उसमें लिख रखी है 10,000 रुपीज़। तो हॉस्टल फीस तो इसी के साथ सबमिट हो जाती है, और 10,000 हर साल लगेगी आपकी पर ईयर। और मैथ्स का ये रहता है कि मैथ्स का अलग से होता है, उसमें नीचे दिया हुआ है नोट में आप देखेंगे, तो मैथ्स का 25,000 रुपीज़ लगेगा। हाँ, मैंने काफ़ी बच्चों को 20 बोला है, सब्र करो। देखो 20 इसलिए बोला है क्योंकि 5,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में क्वेश्चन मनी लगती है, वो चीज़ इंक्लूड नहीं की थी। बाकी 20,000 आपका मैथ्स का लगेगा, और हर सेमेस्टर में आपको मैथ्स फीस सबमिट करनी होती है। और जो कि हमारे कॉलेज में PNB पंजाब नेशनल करके जो बैंक है, वहाँ पर उसकी फ़ीस सबमिट होती है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में एकेडमिक्स फ़ीस सबमिट होगी। ठीक है, ये भी चीज़ बता दूँ कि आप परेशान ना हो, कि जब आप आएंगे तो एकेडमिक्स फ़ीस सबमिट करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएंगे, और मैथ्स की फ़ीस अगर सबमिट करनी है वो पंजाब नेशनल बैंक में होगी। उसका भी नोटिस आएगा, मैथ्स के लिए भी पर्टिकुलर एक नोटिस निकलता है, उसमें दी रहती है आपको अकाउंट और सारी डिटेल्स, कब कैसे कितने फ़ीस सबमिट करनी है। तो इतना ही अमाउंट रहता है, 20,000 फिक्स्ड है जो कि, और एडजस्टेबल भी है, मतलब जिस हिसाब से आपका छुट्टी और वो जो भी रहेगा वो एडजस्ट हो जाता है। और आई होप कि आपके सारे डाउट यार क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचा हुआ है, कमेंट सेक्शन है, जाओ कमेंट करो, वरना Instagram ID मैंने बताई दी, वहाँ मुझे पिन करो और मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी यार। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, सपोर्ट करो आप लोग। ठीक है, और बस इसी तरह वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। जब तक मिलेंगे यार अगले वीडियो में, और ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।